नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी से प्रसन्न दिख रही शिवसेना ईडी की कार्रवाई से, अपने नेताओं के खिलाफ जारी ईडी की जांच, ईडी की छापे, ईडी की कार्रवाई से अब विचलित दिख रही है। कल तक खुश थी नारायण राणे को, जब पुलिस ने नियम कानून को तोड़कर नियमों को की धज्जियां उड़ाते हुए हाथ में लिए प्लेट को, भोजन के प्लेट को दरकिनार करके भोजन हटा करके गिरफ्तार कर रही थी पुलिस, शहाड़ की पुलिस, तब शिवसैनिक बहुत खुश थे। ठीक है, नारायण राणे ने वो गलती की थी जिस पर एक तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जो कार्रवाई हुई बहुत ज़्यादा थी, वह नियमानुसार अति थी, अति एक्सट्रीम थी। गन्ना चोर को फांसी नहीं लगाई जाती, गन्ना चोर को एक थप्पड़ मारा जाता है, ऐसे गाँव की कहावत है। किसी बच्चे ने किसी खेती में आकर गन्ना तोड़ लिया, चूस रहा है, तो एक थप्पड़ मार के भगा देते। मतलब अपराध उसका इसी स्तर का होता है कि एक थप्पड़ मार दो बस हो गया। वैसे किसी ने जमा खर्च किया है तो उसको नोटिस दी जाती है, नोटिस दे करके, वार्निंग दे करके उसे छोड़ देना चाहिए। यही फर्ज था, यही उचित था, यही होना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जो अतिरेक दिखाया, जो एक्सट्रीम वर्क किया, जो एकदम से जल्दबाजी में 18 घंटे के अंदर केवल एक बयान को देने के लेकर के एफआईआर करना, तोड़फोड़ करवाना राज्य भर, और इसके बाद गिरफ्तार करवा लेना, और अलग बात है कोर्ट से छूट उनको जमानत मिल गई, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से प्रसन्नता दिखाए थे, अब वो प्रसन्नता एक तरह से, मातम शब्द ठीक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से दुख का बवंडर अब सामने आ गया है, उसमें डूबते दिख रहे हैं शिवसेना के नेता। कह रहे थे राणे ने गलती किया, ठीक है, राणे ने गलती किया था। अब जो ईडी कार्रवाई कर रही है, क्या ईडी गलत कार्रवाई कर रही है? अगर प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है, क्या वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो गलत कार्रवाई कर रहा है? अगर गलत कार्रवाई करेगा तो सामने न्यायालय खड़ा है। जैसे राणे की गिरफ्तारी की गई, अगर गलत है नहीं है, तो बाकी हाई कोर्ट को तय करना बाकी है, अभी बाकी वो तो फाइनल होना बाकी है, समय लगेगा। लेकिन तत्काल कोर्ट ने जमानत दिया, जो करना था कोर्ट ने कर दिया। वैसे अगर ईडी गलत करेगी तो कोर्ट खड़ा है, कोर्ट अपने आप फैसला सुना देगा, ईडी को लताड़ फटकार लगा देगा। लेकिन क्या जो मामले ईडी सामने लाई है, जो दिख रहे हैं, वो गलत है? जिन लोगों के खिलाफ ईडी की जांच शुरू है वो गलत है क्या? अगर गलत है तो क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायालय पार्टी पहुंच जाती? अगर शिवसेना को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि ईडी या सेंट्रल एजेंसियां उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को टारगेट कर रही, तो क्यों नहीं इन सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तीनों पार्टियां मिल करके इन पर अंकुश लगवाती? केवल जनता में, केवल मीडिया में बयान दे करके थोड़ी इनको न्याय मिल पाएगा। और जो मामले आए हैं, सारे प्रमाण दिए हैं, सारे प्रमाण सामने हैं, मीडिया के पास भी हैं, और एक दूसरे से लिंक होते हुए दिख रहे हैं। तो गलत है ऐसा नहीं है। इन लोगों ने गलत नहीं किया है क्या? अगर गलत किया है तो ही ईडी जांच कर रही है ना। अगर गलत नहीं किया होता तो क्यों ही ईडी इनके पास जाती, अन्य लोगों के पास क्यों नहीं गई? अब अनिल देशमुख का मुद्दा ले लीजिए, सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दिया है, लेकिन एक तरह से मीडिया, जो बधी हुई मीडिया है, जो चैनल बधे हुए हैं, जो अखबार खरीदे हुए बिके हुए हैं, उनके मार्फत एक खबर चलाई गई कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। मामला अनिल देशमुख का केवल सीबीआई के पास नहीं है। सीबीआई तो केवल कुछ पार्शल, थोड़े से मामलों की जांच कर रही है। इकोनॉमिकल जो ऑफेंस हैं, आर्थिक मामलों के जो अपराध हैं, उसकी जांच तो प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है, उसकी जांच चली रही है। उसके पास कई करोड़ के प्रमाण मिल चुके हैं, किस तरह से फेक कंपनियां बनी, किस तरह से इनके बेटे इन्वॉल्व हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्री दिख रहे हैं। और ये अभी 4-5 नोटिस देने के बाद भी हाजिर नहीं हुए हैं अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री। तो फिर दोष किसका है? अगर निर्दोष हैं तो वो छूट ही जाएंगे। छगन भुजबल निर्दोष थे, निर्दोष हैं क्या? जेल में जाके आए हैं, जमानत पर बाहर हैं, जांच हो रही है, आगे भी जांच जारी रहेगी। क्या वो निर्दोष थे? नहीं। ईडी के मामले में उनके पलांडे, अनिल देशमुख का जो पीए पकड़ा गया, कुंदन शिंदे पकड़ा गया, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो सब मामले कहाँ हैं? क्या हवाई है? नहीं, उसमें तथ्य है, दम है, करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तबादलों में मलाई खाई गई, प्रूफ है।
सचिन वाजे को नियम कानून ताक पर रख करके उसको नौकरी दी गई है, ये सच है, सामने है। सचिन वाजे से टारगेट दिया गया था, यह प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ बात की बात है। लेकिन सचिन वाजे ने जिन जिन नामों को बताया था, सचिन वाजे ने जिन पालंडे या कुंदन शिंदे को पैसा दिया था, वो पैसा जमा होकर के कलकत्ता कैसे गया, दिल्ली में जमा हुआ, फिर कैसे अनिल देशमुख या उनके परिवार के संस्थानों के पास पैसा लौटा, ये सब दिख रहा है, हवाला रैकेट दिख रहा है। ये अनिल देशमुख का मुद्दा हो गया। अब तक जो बहुत प्रसन्न थे शिवसेना वाले, अनिल देशमुख राष्ट्रवादी के नेता थे, अनिल राष्ट्रवादी के कई नेता पहले फंस चुके हैं। एक तरह से सीबीआई, ईडी, एनआईए के रडार पहले राष्ट्रवादी वाले आए थे। एनआईए जब अंबानी के घर के पास जिलेटिन मिला, उसकी जांच शुरू की, तो उसमें अनिल देशमुख का नाम आया। 100 करोड़ का मामला उससे बाहर आया। यही नहीं, उसी सिलसिले में, जिलेटिन सिलसिले में जब वाजे पकड़ा गया, प्रदीप शर्मा पकड़े गए, अनिल परब का भी नाम आया। तो ये अगर कुछ प्रूफ नहीं है तो सीबीआई किसी भी सरकार में शामिल लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगी क्या? ये संभव ही नहीं है। अगर तोता इन्हें कहती है कांग्रेस, तो जब कांग्रेस सरकार थी तो क्या सीबीआई को तोता बना कांग्रेस की सरकारों ने नहीं पाला था? केंद्र की जब कांग्रेस की सरकार थी क्या कर रही थी? यही कर रही थी ना। तो आज वो कर रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। अगर वो गलत जांच करवा रहे हैं तो गलत है, लेकिन कोर्ट तो खड़ा है ना, कोर्ट में तो फैसला हो ही जाएगा। अब आगे मुद्दे देखे जाए तो एकनाथ खड़से का मामला है, उनके भी डॉक्यूमेंट ईडी के पास हैं, उनकी भी जांच चल रही है। शिवसेना के प्रताप सरनाइक हैं, शिवसेना के अनिल परब हैं। अब भावना गौली के खिलाफ, भावना गौली के 5 प्रतिष्ठानों के खिलाफ छापे पड़े, 5 प्रतिष्ठानों पर छापे पड़े, उनके पास से डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। उनके खिलाफ जिस तरह शिकायतें आई थी, डॉक्यूमेंट के साथ शिकायतें दी गई थी, उन सब की पड़ताल की गई, उसमें तथ्य मिला, फिर छापे पड़े। ऐसे ईडी छापे थोड़ी पड़ता है। और भावना गौली का उत्कर्ष प्रतिष्ठान, बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड, बीएमएस कॉलेज, भावना एग्रो प्रोडक्ट्स सर्विसेज लिमिटेड, रिसॉर्ट लिमिटेड, ये सारे उनके प्रतिष्ठान हैं, सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के कार्यालयों में या इनकी जहाँ भी ये हैं प्लॉट हैं, वहाँ छापे पड़े हैं, डॉक्यूमेंट पकड़े जा रहे हैं। अगर भावना गौली निर्दोष होंगी तो निश्चित रूप से ईडी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ईडी फूक कर कदम रखने वाली एजेंसी है, हवा में नहीं है उसको कोई काम करती। अब कलकत्ता तक अनिल देशमुख का लिंक मिला है, वो सारी चीज़ पकड़ में आए हैं। तो हवा में आरोप लगाना, संजय राउत जी कहते हैं कि ईडी बदला ले रही है, बदले की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है। तो यही बदले की भावना से तो नारायण राणे के खिलाफ जो कदम उठाया गया था, उस समय यही बदले की भावना भाजपा वाले बोलते थे, तब तो आप लोग हंस रहे थे। शुरुआत हुई है ना, नारायण राणे भी दिल्ली पहुंचे नहीं, उससे पहले एजेंसियां कूद पड़ी हैं। नारायण राणे की 7 दिन की यात्रा पूरी हुई नहीं, उससे पहले ईडी, सीबीआई, एनआईए कूद पड़ी है। आपके पास महाराष्ट्र में पुलिस है, सही है, वो अगर गलत काम हुआ होगा तो पुलिस जांच करेगी, करना भी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर देखना राज्य सरकार का काम है। नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसमें कितनी जांच हुई, क्या हुआ पता नहीं। इस और बहुत सारे नेताओं ने जो बयान दिए हैं, जो पेट फाड़ देना, लाद निकाल लेना, घर में घुस के मारना, ये सारे बयान देने वाले लोगों का जो बयान मीडिया में है, उन पर क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं पता, अभी तक सामने कुछ आ ही नहीं रहा। क्यों? उनके बारे में भी ओपन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की रहती है। तो ये काम तो पुलिस करना है। पुलिस राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है, मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं, उद्धव जी ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं। तो जो अब एनआईए, सीबीआई, ईडी, तो ये होगा कि बदले की भावना से। अभी नारकोटिक्स जो सेल है, जिन्होंने कुछ नेताओं के, कुछ मंत्रियों के रिश्तेदारों को पकड़ा है, किसी के दामाद पकड़ा गया है, किसी का भतीजा पकड़ा गया है, किसी का भाई पकड़ा गया है, तो क्या वो सब बोगस था? उनके पास जो मिले हैं, डॉक्यूमेंट मिले, उसके तहत ही कार्रवाई हुई है। तो अपने ऊपर आए तो सामने आरोप लगा देना, और सामने पर जब हमें हमला करने का मौका मिले तो प्रसन्न होना, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र ही कहलाता है। ये राजनीति है, इसे तो राजनीति कहते हैं। अब छगन भुजबल जी जाके आए हैं लंबा समय तक। शिवसेना के इस समय कई लोग रडार पे हैं। जिस तरह से नारायण राणे से कथित दुश्मनी ली गई है, तो नारायण राणे भी दिल्ली में मजबूत स्थिति में हैं। उनको नरेंद्र मोदी मजबूत हालात में रखे हैं, क्योंकि उनके दिल्ली पहुंचने से पहले अगर एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं तो निश्चित है कि उनका दिल्ली पर अच्छा प्रभाव है। भले ही मुंबई में बैठ करके बंद कमरे में बैठक हो गई हो, लेकिन उस बैठक कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अब
यशवंत यादव का मुद्दा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, ये भी ईडी के रडार पर हैं। जांच होगी तो मामला बहुत दूर तक जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। बीएमसी पे कब्जा किसका? शिवसेना कब्जा है। तो जो बौखलाहट है वो ये दिख रही, बौखलाहट अलग ढंग की है। यामिनी यादव, यशवंत यादव की धर्मपत्नी विधायक है शिवसेना की, इनका विधायक पद जा ही रहा है। इनको सीबीआई ने कह दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दे दिया है, तो इन पर कार्रवाई होना निश्चित है। इसके अलावा राष्ट्रवादी के जितेंद्र आव्हाड हैं, रविंद्र वायकर शिवसेना के हैं, किशोरी पेडनेकर महापौर शिवसेना के हैं, वो भी रडार पर हैं। अनिल देशमुख का तो देख ही चुके हैं। शिवसेना के मित्र, अभिन्न मित्र अजित पवार अर्थात राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा शरद पवार भतीजे डिप्टी सीएम अजित पवार भी संकट में हैं। उनके सहकारिता वाले मामले में वो उनकी पत्नी फंसी हुई हैं। अब इस तरह से सारे मंत्री नेता अगर इन सब के खिलाफ ईडी, सीबीआई, एनआईए गलत कदम उठाएगी तो कितने घंटे रह पाएगी? उनके खिलाफ कोर्ट है ना, अगर गलत कर रहे हैं तो कोर्ट तो खड़ा बैठा है ना, कोर्ट में जाके न्याय मिल सकता है। तो खाली आरोप लगा देना, सामने वाले का नुकसान अगर हम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला हमारा नुकसान कर रहा है तो बुरा कर रहा है, यह मापदंड चलाया जा रहा है। वैसे चतुर सयाने नेता शरद पवार जी, राष्ट्रवादी सर्वेसर्वा, वो ईडी की नोटिस अनिल परब को मिली है, उन्हें मंगलवार को जाना है। उससे पहले वो अभी अपने मंत्रियों की, राष्ट्रवादी के मंत्रियों की बैठक बुलाए हैं। मंगलवार को उन्हें ईडी की नोटिस है, उन्हें ईडी ऑफिस जाना है, लेकिन सोमवार को संजय राउत से मिले हैं, राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल मंत्री उनसे मिले हैं, मिलना जुलना अनिल परब चालू किए हुए हैं। अब मिलने जुलने से क्या फायदा होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की बात देखी जा रही है। राष्ट्रवादी के जयंत पाटिल कहते हैं कि तीनों पार्टियां मिलकर के, सत्तारूढ़ तीनों पार्टियां मिलकर के इस लड़ाई में आगे आएंगे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्योंकि जो भी मंत्री फंसे हैं, जो भी नेता फंसे हैं, वो उनके निजी फायदे के लिए काम किए हैं, वो पार्टी के लिए किए होंगे तो पार्टी जरूर लड़ना चाहिए। लेकिन अगर निजी फायदे के लिए कुछ किए हैं तो वो उनको अकेले ही निपटना पड़ेगा ना। डॉक्यूमेंट होगा तो क्या, सजा तो अकेले किसी उनकी होगी। तो ये बयान दे करके केवल माहौल बिगाड़ करके कुछ होना नहीं है। एक बात अच्छा लगा कि राउत साहब को ये विश्वास है कि आज दिन भाजपा के हैं, कभी हमारे भी दिन आएंगे। नो डाउट शिवसेना एक बड़ी पार्टी बन सकती है, भले ही धर्मनिरपेक्ष बन गई है। अगर शिवसेना अपने पर आ जाएगी तो देश भर में जा सकती है, फैल सकती है। फैलाना चाहिए, बस विचारधारा परिवर्तित करना होगा। क्योंकि अगर आपको धर्मनिरपेक्ष ही बन के रहना है तो मतदाता सोचेगा ना कि धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस पहले से है, धर्मनिरपेक्ष शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी पहले से है, धर्मनिरपेक्ष दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, देश भर में कांग्रेस है, धर्मनिरपेक्ष ममता बनर्जी बंगाल में है, केरल में वामपंथी लोग हैं, तमिलनाडु में वो लोग हैं। तो धर्मनिरपेक्ष अगर आप भी हो तो आपको वोट क्यों देंगे? वो आप उनसे हट के क्या हो? धर्मनिरपेक्ष श्री राम भक्त हो तो ये बताना पड़ेगा। जैसे धर्मनिरपेक्ष श्री राम भक्त बनोगे, यहाँ पार्टियां हट जाएंगी, सरकार गिर जाएगी। तो ये तो आपकी मजबूरी की सरकार चल रही है। एक लाइन पकड़ो, देश भर पहुंचने का बहुत बढ़िया चांस है, इसमें दो राय नहीं है। शिवसेना अगर अपनी एक लाइन लेकर के जाती है, शिवसेना एक आक्रामक उग्र स्वभाव की पार्टी मानी जाती है, तो ये बहुत सारे नौजवानों को पसंद आएगा। देश भर में फैलने में कोई बुराई नहीं है, फैलेगी, फैल सकती है, लेकिन लाइन लेना पड़ेगा आपको। अगर धर्मनिरपेक्ष बन के जाओगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, तो अखिलेश यादव से भिन्न आप क्या हो, मायावती जी से भिन्न आप क्या रहोगे, दक्षिण हैदराबाद वाले ओवैसी से भिन्न आप क्या रहोगे? वो भी धर्मनिरपेक्ष हैं, बात वही करते हैं। वहाँ जो कांग्रेस पहले से थी, कभी नाम मात्र की पार्टी, उनसे भिन्न क्या है? तो उनसे भिन्न रहोगे तो आपके पास लोग आएंगे। आप वहां जाकर के आप अगर हिंदू बन जाओगे तो महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। तो आपको पूरा देश आपका है, हर एक का, देश का हर कोना सबके लिए है, लेकिन उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। नीति उद्धव ठाकरे में वो गुण है, वो क्षमता है, वो निश्चित रूप से नेतृत्व कर सकते हैं, जैसा कि आप चाह रहे हैं, सच है। अगर उठें, उभरें और देश की बागडोर को संभालने का अगर मौका मिले तो वो जरूर जाएं। सारे विपक्षी अगर संगठित होकर के साथ देते हैं तो उद्धव ठाकरे जी को वो दायित्व स्वीकार करना ही चाहिए। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ही चाहिए। सारे विपक्ष मिलकर बनाते हैं तो अब राहुल गांधी क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि ईडी नारायण राणे को गिरफ्तारी का बदला लेती दिख रही है। अब ईडी किसी कहने कर रही है नहीं मालूम। राणे ने दिल्ली जाने से पहले कहा था, राणे के बेटे ने भी कहा था कि बदला लिया जाएगा, तो बदला शुरू हो गया है। निश्चित है पॉलिटिकल बदला है,
तो आपको इससे निपटने के लिए क्या करना है और रणनीति बनानी पड़ेगी। केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। शिवसेना में बौखलाहट है, राष्ट्रवादी में बौखलाहट है, कांग्रेस वाले मजा कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।